मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी स्टडी लेसन 4 फ्रॉम द क्लास ऑफ 12th फ्रॉम एन एल्गी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय मिस्टर थॉमस ग्रे वाई बाय इन 1716 एंड वाज डाइड 1771। थॉमस ग्रे। ये आज हम कक्षा 12वीं के पोइट्री सेक्शन से लेसन 4 फ्रॉम एन एल्गी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता मिस्टर थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे वाज बॉर्न इन लंदन इन 1716। थॉमस ग्रे का जन्म लंदन में 1716 में हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट ईटन एंड कैम्ब्रिज। उनकी शिक्षा ईटन कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। ही वर्क एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट कैम्ब्रिज। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में काम किए। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ही रिमेन्ड बैचलर एंड डाइड इन 1771। वह कुंवारे रहे और उनकी मृत्यु 1771 ईस्वी में हुई। आइए जानते हैं कि इस पोएट क्या कहना चाहता है। दिस पोएम इन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एल्गी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड। यह जो कविता है एल्गी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड, एल्गी मतलब होता है शोक गीत, रिटेन मतलब लिखा गया, इन माने में एक कंट्री चर्च, एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा हुआ एक शोक गीत का एक अंश है। इट इज़ नॉट ए पर्सनल एल्गी। ये एक व्यक्तिगत शोक गीत नहीं है। इट वाज कंपोज्ड इन द अबाउट 8 years। ये लगभग 8 वर्षों में पूरा हुआ। मतलब ये जो इनका पोएम था लगभग 8 वर्षों में पूरा हुआ। इन दिस पोएम द पोएट लैमेंट्स ओवर द लॉट ऑफ सिंपल इग्नोरेंट पीपल हु वर बरीड इन देयर ग्रेव्स। इस कविता में कवि शोक करता है उन सामान्य लोगों, उन निर्दोष लोगों के प्रति जिन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। नथिंग कैन अवेक फ्रॉम दियर इटर्नल स्लीप। उन्हें इस शाश्वत नींद से कोई नहीं जगा सकता है। तब वो मर चुके हैं और उन्हें उनके कब्र से कभी कोई नहीं उठा सकता है। द पोएट कंक्लूड दैट नथिंग इन लाइफ इज एवरलास्टिंग। कवि कहता है कि इस जीवन में कुछ भी अमिट नहीं है। आर लीड टू द वन डे एंड ओनली वन एंड। और सभी का केवल एक अंत है और एक अंत है, वो भी कब्र है। हर किसी को कब्र में ही जाना, हर किसी की मृत्यु होनी है। आइए हम पोएम का अध्ययन करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the lowing herd with slowly over the lea, the plowman homeward plots his weary way and leave the world to darkness and to me. The curfew means होता है शाम की घंटी। टॉर्च में तो धीरे धीरे कुछ समय तक बजना। नेल माने होता अंतिम संस्कार के समय बजाई जाने वाली घंटी। पार्टिंग डे बीते हुए दिन। लोइंग हर्ड रंभाते हुए पशुओं का झुंड। ली में होता चारा गाय। प्लोमैन मतलब होता किसान। प्लाट्स धीरे धीरे चलता है। तब वॉक स्लोली बियरी में तो थका हुआ। होमवर्ड घर की ओर। आइए हम अध्ययन करते हैं। द कर्फ्यू टावर्स तो गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं। द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे जो दिन के समाप्त होने का संकेत करते हैं। गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि अब दिन समाप्त होने वाला है। द लोइंग हर्ड रंभाते हुए पशुओं का झुंड। विंड स्लोली ओवर द ली पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर चलने लगे हैं। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली रंभाते हुए पशुओं का झुंड चरागाह से घर की ओर चल पड़ा है।
द प्लोमैन किसान भी होमवर्ड घर की तरफ प्लाट्स धीरे धीरे वापस आता है। हिज वीरी बे थक कर किसान भी अब थका हुआ किसान भी अब घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी कब्रिस्तान में अंधकार तक कभी के अलावा अब कोई नहीं है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी मतलब अब ये संसार इस संसार में अंधेरा हो रहा और उस कब्रिस्तान में मेरे और उस अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। देखिए इस उपन्यास में कवि हमें बताता है कि इस छोटे से गांव के जो निर्धन असभ्य गांव वालों के पूर्वज हैं वो अपनी अपनी छोटी साधारण से कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। और आगे कवि कहता है लगातार जो गिरजाघर घंटी वो धीरे धीरे बज रही है और वह दिन की समाप्ति की सूचना दे रही है। चरागाह के रास्ते पे जो रंभाते हुए पशु हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। दिन भर के परिश्रम से थका हुआ किसान भी अब अपने घर की ओर लौट रहा है। कभी सोचता है कि अब पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा और धीरे धीरे और मैं भी इस अंधेरे में अकेला रह जाऊंगा। आइए अब देखते हैं सेकेंड। Beneath those rugged elms that a tree's shade, where heaped the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell far ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cook's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse from them from their lowly bed. Beneath माने नीचे, रगड़ में होता भद्दे, इल्म मतलब चिरावेल का पेड़, ई एक मतलब सदाबहार का पेड़, हिब्ज में उठता है, टर्फ में सूखी हुई घास, मोल्ड्री मतलब टूटते हुए ढहते हुए, हिब मतलब ढेर, सेल मतलब छोटी कब्र, लेड मीन्स दफनाए गए, रूड मीन्स असभ्य, फोरफादर्स मतलब पूर्वज जिनको हम एंसेस्टर कहते हैं, हैमलेट छोटा सा गांव। आइए अब अध्ययन करते हैं। विनिथ दो रगेड इल्म उन भद्दे चिरावेल पेड़ों के नीचे, दैट इज ट्री शेड और सदाबहार की छाया में, वेयर हीव्स जहाँ पर उठा हुआ है, द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप, टर्फ में सूखी घास, निर्धन ग्रामों की इल्म वृक्ष के नीचे, द सदाबहार वृक्ष की छाया में अनेक कब्रें हैं जिन पर सूखी घास उगी हुई हैं और एक कब्रें मिट्टी का ढेर लगती हैं। इज इन नैरो सेल फॉर एवर लेड और प्रत्येक अपने उस सकरी कोठरियों अर्थात कब्रों में लेटे हुए हैं। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप उस छोटे से गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनके जो पूर्वज हैं, असभ्य पूर्वज, उस छोटी सी कब्र में लेटे हुए हैं। देखिए निर्धन ग्रामीणों की इल्म के वृक्ष के नीचे तथा सदाबहार वृक्षों की छाया में अनेक कब्रें हैं जिन पर सूखी घास उगी हुई हैं, एक कब्रें मिट्टी का ढेर लगती हैं। इन सकरी कोठरियों अर्थात कब्र में गांव वालों के पूर्वज सदा के लिए लेटे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, प्रातः काल की सुगंधित शीतल वायु की आवाज। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न मतलब सुबह के समय। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग, देखिए इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, प्रातः काल की सुगंधित वायु। ब्रीजी मतलब सुखद, काल मीन्स पुकार, सोलह मीन्स आबाबिल नामक पक्षी, ट्विटरिंग चहचहा रही है, सेड में तो घोंसला, स्ट्रॉबेरीज घास फूस से बने हुए, श्री मतलब तीखी, क्लियर मतलब जगाने के लिए तीखी आवाज़ मतलब मुर्गे की आवाज़,
इकोइंग गुंजन करता हुआ, हार्म मतलब बिगुल, लोलीबेट कब्र। द बिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, प्रातः काल की सुगंधित वायु की आवाज। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, स्ट्रॉबिल्ड शेड मतलब घास फूस से बनी हुई घोंसला, तब तिनकों से बने हुए घोंसले से। द स्वेलो ट्विटरिंग, अबाबिल पक्षी चहचहाती है। द कॉक श्रिल क्लेरियन, और मुर्गे की तेज आवाज। आर द इकोइंग हॉर्न, और शिकारे के बिगुल की ध्वनि। नो मोर सैड राउज फ्रॉम दियर लोली बेड, कोई भी इन मृत पूर्वजों को कब्रों से नहीं उठा पाएगी। कवि यह कहता है कि चाहे वो मुर्गे की बाग हो, चाहे शिकारी की बिगुल हो, या अबीर पक्षी का चहचहाना हो, कोई भी उन मरे हुए पूर्वजों को उनके कब्र से नहीं उठा सकता। देखिए कवि यह कहना चाहता है, इस पद्यांश में कवि कहता है प्रातःकाल की जो सुगंधित वायु है सभी को आकर्षित करती है। घास फूस से बने घोंसले में अबाबिल नामक पक्षी चहचहाते हैं, और मुर्गा सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जोर जोर से बाग देता है। शिकारियों के द्वारा बजाए गए बिगुल की ध्वनि भी दूर दूर तक गूंजती है। इन सभी बातों से सोए व्यक्ति जाग जाते हैं, किंतु जो कब्र में सो गए हैं ऐसे व्यक्ति को कोई भी आवाज़ नहीं जगा सकती है। आइए अब आगे देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, देयर लो होमली जॉयज एंड डिस्टिनी ऑब्स्क्योर nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple inners of poor। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, मार्क में मतलब परिहास, हंसी मजाक, यूजफुल टॉयल कठिन परिश्रम, होमली मतलब साधारण, डिस्टिनी भाग्य, ऑब्स्क्योर अस्पष्ट, ग्रैंडियर मतलब महान व्यक्ति, डिस्डेनफुल होता घृणाजनक ढंग से, एनर्स जीवन का लेखा जोखा। कभी यहाँ पे कहना चाहता है लेट नॉट एम्बिशन मार्क मतलब महत्वाकांक्षी लोगों को, मार्क मीन्स परिहास, यूजफुल टॉयल उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, तब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफनाए गए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी श्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग का उपहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉय उनके साधारण आनंद, एंड डिस्टिनी ऑब्स्क्योर उनके अस्पष्ट भाग्य, नॉर गिन्यूड हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल उनके साधारण कार्यों और उनके साधारण आनंद के लिए कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफने हुए व्यक्तियों के उपयोगी श्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद और अंधकार पूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। नागिनो हायर विथ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनर्स ऑफ द पुअर, मतलब जीवन का लेखा जोखा। धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को, गैर तो होता धनी और शक्तिशाली व्यक्ति, हियर मैंने सुनना चाहिए, विथ डिस्डेनफुल स्माइल घृणा भरी मुस्कान के साथ, द शॉर्ट एंड सिंपल एनर्स छोटी और साधारण जीवन के लेखा जोखा को, आप द पुअर इन गरीब लोगों के। यहाँ पे कभी कह रहा है धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। आइए अब देखते हैं लास्ट। द बोस्ट ऑफ हेल्ड्राई, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव awaits alike in inevitable hour, the paths of glory lead to
but to the grave। देखिए, बोस्ट ऑफ हेरेडिटरी मतलब ऊंचे वंश में पैदा होने का अभिमान, पंप अप और बाहरी आडंबर, इनविटेबल मीन्स निश्चित, इनविटेबल और मतलब मृत्यु। द बोस्ट ऑफ हेरेडिटरी मतलब ऊंचे कुल में पैदा होने की सेखी मारने वाले। द पंप ऑफ पावर अभिमान करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी और सुंदर व्यक्तियों। एंड ऑल दैट वेल्थ इवर गिव और धनी व्यक्तियों सभी की। अवेट्स एलाइक द इनविटेबल आवर सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है, अर्थात सभी की मृत्यु होती है और सभी मृत्यु के शिकार होते हैं। द पथ्स ऑफ ग्लोरी वैभव के रास्ते। लीड बट टू द ग्रेव कब्र की ओर जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यहाँ पे देखिए कवि कहता है द बोस्ट ऑफ हेरेडिटरी द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ इवर गिव। ऊँचे परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले। द बोस्ट ऑफ हेरेडिटरी मतलब ऊँचे कुल में जन्म लेने की सेखी मारने वाले। द पंप ऑफ पावर शक्ति का अभिमान करने वाले। द एंड ऑल दैट ब्यूटी और सुंदर व्यक्तियों। ऑल दैट वेल्थ इवर गिव और धनी व्यक्तियों। अवेट्स एलाइक द इनविटेबल आवर सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सुंदर हो, चाहे असुंदर कुरूप हो, सबकी मृत्यु होनी है, सबके मृत्यु का समय निश्चित होता है। तो यहाँ कह रहा सभी की मृत्यु सभी की प्रतीक्षा करती था, मृत्यु सबके शिकार सभी होते हैं। द पथ्स ऑफ ग्लोरी वैभव के रास्ते। लीड बट टू ग्रेव कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।